Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में इतने इतने अच्छे आर्टिकल्स हैं ना, इतना कुछ जानने को आज के लिए मिलेगा। मतलब आज जो मंडे मतलब ट्यूसडे है, इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। ठीक है, हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। इवन मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं और हर एक न्यूज़, हर एक आर्टिकल को मैंने आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और हर उसमें रिलेट करवाया और इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल दे रखा है वो है बंद हिट्स रोड रेल ट्रैफिक इन मैनी स्टेट्स। अब ये बेसिकली आर्टिकल क्या है, देखो पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे और फिर हम इसको अपने एग्जाम से कनेक्ट करेंगे। आर्टिकल ये बोल रहा है कि अभी आप जानते हैं ऐसे 3 फार्म बिल आए हैं। उन फार्म बिल को लेकर फार्मर्स ने बहुत बड़ा एक लेवल पे प्रोटेस्ट किया है और इन्होंने कहा था कि मंडे के दिन हम भारत बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कई जगहों पर इन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट के लिए चीज़ों को बंद करवाया, शॉप्स बंद करवा दी, इवन रोड पे भी इन्होंने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो दिल्ली से मेरठ के लिए जो हाईवे एक्सप्रेस वे गया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने किस तरह से उसको बंद करने की, ब्लॉक करने की कोशिश की। नाउ द पॉइंट इज कि जो फार्म बिल है, आखिर किसान भाई लोग ये इसके प्रोटेस्ट में, इसके अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो 3 फार्म बिल है उनको वापस लो, और वो कौन से प्रोविजंस हैं जो उनको सबसे ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा खटक रहे हैं? तो आइए चलिए इसके बारे में अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमने एक फोटोग्राफ के थ्रू इस पूरी चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 फार्म बिल है, जिसमें पहला फार्म बिल है जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा फार्म बिल जो है उसका नाम है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, और तीसरा जो फार्म बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। दोस्तों इन 3 फार्म बिल को लेकर किसान भाई लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। अब किसान भाई लोगों को क्या कहना है कि ये जो फार्म बिल है ये कुछ हद तक हमारे लिए अच्छे भी हैं और कुछ हद तक हमारे लिए ख़राब भी है। चलो हम इनके प्रो और कॉन्स दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। देखो अगर पहला फार्म बिल की बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फार्मर्स को चॉइस दी गई है कि वो अपने तरीके से अपनी मार्केट में किसी भी कीमत पर माल बेच सकते हैं, और इवन वो अपनी लोकल मंडीज़ में ही नहीं बल्कि बाहर वाली जो मंडीज़ है उनमें भी वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, ताकि उनको एक अच्छी कीमत मिले। यानी यहाँ पर फार्मर्स को एक पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है और उनके ऊपर लगाए जाने वाले जो इम्पोजिशंस थे, जो लगाई जाने वाली रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिमूव किया गया है। बट सेम फार्म बिल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये बोला गया है कि अब अगर हम बात करें स्टेट की, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है, क्योंकि जब फार्मर्स के पास चॉइस होगी कि वो अपनी किसी भी मंडी के अंदर अपनी फार्म को बेच सकता है, तो ऐसे में फार्मर हमेशा बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे नेशंस में या दूसरे स्टेट के अंदर जाके वो अपनी प्रोड्यूस को बेचेगा। अगर उसे वहाँ पर अच्छी कीमत मिलेगी तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो रेवेन्यू मिलता था उस रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। इवन जो कमीशन एजेंट थे उनका कमीशन मारा जाएगा, क्योंकि अब कमीशन एजेंट को ये पता चल गया है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस को कहीं भी बाहर जाकर बेच सकता है, उसका फ्री मूवमेंटम हो सकता है गुड्स का। तो ऐसे लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अब आप कहोगे सर किसानों ने मोर्चा किया हुआ है। दोस्तों किसानों ने नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है किसानों को मोर्चा करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्म बिल बनाया है। ठीक है, दूसरा फार्म बिल है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। इसकी अच्छी बात क्या है, यहाँ पर फार्मर को ये राइट मिला हुआ है कि वो किसी भी बड़ी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो अपने मन मुताबिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे लेस कंपनी है, उसे पोटैटो की ज़रूरत है तो वो फार्मर के पास आएंगे और एग्रीमेंट करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पर 100 क्विंटल्स की वो क्या करें, अपनी प्रोड्यूस जो भी पोटैटो की वो प्रोडक्शन करेंगे वो लेस कंपनी को सप्लाई कर दें। मान लो उन्होंने अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया तो इससे फार्मर को फ़ायदा क्या पहुंचा, उन्हें ये पता चल गया कि फ्यूचर में जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोड्यूस सीधा फार्मर को पहुंच जाएगा। बट यहाँ पर देखो फार्मर को तो अच्छी चीज़ है, फार्मर को क्या मिला, एक एश्योरेंस मिल गई कि जो जितना भी प्रोड्यूस उगाएंगे वो लेस कंपनी या जैसी भी कंपनीज़ हैं वो उसको ले लेंगी। बट इसके कॉन्स क्या है, इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कल को अगर ऐसा होने लगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फार्मर्स के ऊपर डोमिनेंसी पोजीशन दिखाना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनको पता है कि फार्मर जो है वो अपनी प्रोड्यूस सिर्फ और नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेंगे। तो इससे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपनी डोमिनेंसी फार्मर्स के ऊपर दिखाना शुरू कर देंगे, और एक लेवल पर फार्मर्स को अभी तो मज़ा आएगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर एक लेवल ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये कंपनी डोमिनेंसी इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि फार्मर को अपनी प्रोड्यूस मुँह मांगे रेट पर उन्हें बेचनी ही पड़ेगी, जो भी कंपनी प्रोड्यूस के लिए पे करेगा। तो ये थोड़ा सा फ्यूचर के लिए कॉन्स हो सकता है। तीसरा फॉर्म बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। इसके अंदर क्या है,
कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनमें से कुछ कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया गया है। जैसे आपकी सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, अनियन, पोटैटो, इनको एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से निकाल देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एसेंशियल कमोडिटी को लिस्ट से निकाल दिया, ये तो ख़राब चीज़ हो गई। देखो एसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या होता है ना कि आप अपने मुँह मांगे रेट नहीं मांग सकते हो, क्योंकि चीज़ एसेंशियल है। तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है उसी प्राइस पर आप अपनी डील कर सकते हो, जो किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत करती थी। अब जब वो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं रही तो किसान भाई लोग अपनी मुँह मांगी कीमत इस पर चार्ज कर सकते हैं। तो ये किसानों के फेवर में एक चीज़ गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट देखें तो ऐसे में क्या होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जितने भी प्रोड्यूस हैं इनको बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक करके अपने पास रख लेंगी। लेट सपोज जैसे फार्मर ने पोटैटो, अनियन या जो पल्सेस हैं या ऑयल सीड्स हैं इनको उगाया, ठीक है। अब बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, इनको अच्छे रेट पर फार्मर से खरीद लेंगी और इनका स्टॉक मेंटेन कर लेगी और मार्केट में इन चीज़ की सप्लाई जाएगी नहीं। जब चीज़ें कम होंगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कंपनियां, जो लाला टाइप के लोग होते हैं, ये धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर महंगाई और जो चीज़ें महंगे होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहा ये गया है यहाँ पर कि अगर मान लो इस टाइप का कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ में से चीज़ें निकाल दी गई, तो ऐसे में कंपनियों के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो बड़ी बड़ी मात्रा में ये इन चीज़ों का स्टॉक कर सकती है। और जब स्टॉक करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो महंगाई यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो 3 फार्म बिल है इसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। बट बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू लॉस के चलते फार्मर्स को क्या करिए, इंकरेज करिए कि वो इस टाइप का प्रोटेस्ट करें, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉस को क्या करें, अमेंड करें और जो जो इनके कॉन्जेस हैं, मतलब जो जो इनके नेगेटिव पॉइंट है उनको यहाँ से रिमूव किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो ये फार्म बिल के अगेंस्ट फार्मर्स को आगे खड़ा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका संयुक्त किसान मोर्चा, ये जो है बेसिकली ये किसानों का एक यूथ है, एक पूरा गठबंधन है जहाँ पर किसानों को बोला जाता है कि आपको कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पार्टीज शामिल हैं जो इनको करवा रही हैं, जैसे हम बात करें अकाली दल और कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्वदेशी पार्टी, ये बेसिकली कुछ पार्टीज़ हैं। बेसिकली मुझे एक एक नाम नहीं बताना, बट आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पार्टीज़ हैं जो यहाँ पर इन फार्मर्स को इनकरेज कर रही हैं कि आपको इस टाइप का प्रोटेस्ट यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये फार्मर का जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है कि आखिर ये क्यों बिल के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये बिल को वापस लेना चाहते हैं, उनके लिए आपको सारी चीज़ समझ आएगी और वो 3 फार्म बिल के प्रो और कॉन्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आती है कि जो जॉब्स हैं वो 29% बढ़ी हैं अगर हम 2013 के आंकड़ों से कंपेयर करें। मुझे लगता है ये बिल्कुल इररिलेवेंट आर्टिकल है, बिकॉज गवर्नमेंट को पहली बात तो जॉब का जो आर्टिकल निकालना चाहिए था कि जॉब इंक्रीज हुए हैं, वो 2018 या 17 को बेस मानते हुए करना चाहिए, कोविड से पहले का। अब आप 2013 से 2021 को कंपेयर करें तो ऑब्वियस ही बात है आपको ये डेटा बढ़ा हुआ नजर ही आएगा। तो यहाँ पर 2013 से अगर हम कंपेयर करते हुए कहा जा रहा है कि जॉब के अंदर बढ़ोतरी देखी गई, लगभग 29% का यहाँ पर उछाल देखने के लिए मिला है। बट मुझे लगता है बिल्कुल इररिलेवेंट है, आपको बिफोर पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक का ही कंपैरिजन करना चाहिए और बिफोर के अंदर इतना पुराना डेटा नहीं लेना चाहिए। आपको लेटेस्ट 2018 या 2019 का लेते और उसको 2021 से कंपेयर करते तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता। बट चलो ये आर्टिकल दे रखे तो मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पर बता दिया। इसके बाद यहाँ पर एक राइट साइड न्यूज़ आ रही है, पीएम लॉन्च हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने परसों की क्लास में आपसे जब यूनाइटेड नेशन में जब पीएम ने अपनी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच दी थी तो उसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था डिजिटलाइजेशन के ऊपर और उन्होंने कहा था किस तरह से हमने इंडिया की कई सारी जो चीज़ें हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिले कि एक इंसान जो होता है जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो अपना कभी भी बैकग्राउंड जो है वो डॉक्टर को नहीं बताता ना, डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि उससे पूरा बैकग्राउंड समझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं यहाँ पर, वो चीज़ें नहीं समझते, नहीं बता पाते अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पर एक हेल्थ आईडी बनाई गई है, उस हेल्थ आईडी के अंदर जो पेशेंट का पूरा डेटा होगा, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, पास्ट रिकॉर्ड कि उसने कहाँ कहाँ से इलाज करा है, वो सारा उसमें मेंशन होगा। तो एक डॉक्टर जब आपकी ट्रीटमेंट करेगा तो उसको आपके बैकग्राउंड के बारे में पूरा पता होगा कि आपको डायबिटीज़ है, आपने क्या क्या इलाज कराया है, कितने ऑपरेशंस आपके हो चुके हैं। तो ऐसे में आपका हेल्थ केयर सर्विस इंप्रूव हो जाएगा। तो एक आपको यूनिक आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, इसी तरह से हर इंडियन सिटीजन को वो नंबर अलॉट किया जाएगा और उसके अंदर आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, आपके हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या मेडिसिन चल रही है, वो सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड उसके अंदर मेंशन होगा। तो पहली चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने हेल्थ केयर सर्विस को क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या की है कि जो हमने डिजिटलाइज भी किया है उसको इस तरीके से डिजिटलाइज किया है कि उसका जो इंडिविजुअल है, जो हमारे लोग हैं, उनको उसका क्या पहुँचे, बेनिफिट पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो काम किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अभी इसको हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा खास हम इसमें कवरेज नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए छोटे छोटे आर्टिकल है, मैं इन पर ज़्यादा डिस्कशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, राइट टू गवर्नमेंट एड नॉट फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट। अब ये बात क्या बोल रहा है, यहाँ पर बात ये बोली गई है कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर जैसे कहीं भी कोई पेंडेमिक आती है या कोई भी लाइक नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा देना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सारे पैसे दे। तो यहाँ पर बात ये बोली है कि ये गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको पैसा दे। हाँ, गवर्नमेंट अगर आपको एड प्रोवाइड करवा रही है तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इस टाइप का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे भारत के आर्टिकल्स यानी संविधान में लिखे हुए हैं, तो वो कौन कौन से आर्टिकल है। चलो मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, फंडामेंटल राइट में अगर हम बात करें तो पार्ट 3 और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट हमारे भारत के संविधान में दे रखे हैं, तो 12 से लेकर 35 तक हमें संवैधानिक पदों पर ये बताया गया है कि कौन कौन से संविधान है किस किस चीज़ के लिए बनाए गए। तो मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल नंबर 14 से 18 में राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 19 से 22 में राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 23 से 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया कि आपको रिलीजन चूज़ करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 29 से 31 में आपको कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में बताया गया। फिर आर्टिकल नंबर 32 से 35 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया गया। मतलब ये हमारे वो मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में बताया गया। अच्छा, एक अधिकार और आर्टिकल नंबर 31 जिसमें पॉवर्टी को रिमूव करने की बात यहाँ पर बोली गई। ठीक है, एक वो भी है जो मैंने अभी इसमें इंसर्ट नहीं किया, बट मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखो हमारा आर्टिकल क्या बोल रहा था, हमारा आर्टिकल ये बोलता था कि अगर मान लो कहीं भी कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, कुछ भी आती है, गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको कंपनसेट करे। बट अगर गवर्नमेंट कंपनसेट करती है तो वो आपके मौलिक अधिकारों के मतलब एवज में करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला है तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया, इवन गवर्नमेंट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कंपनसेशन जायज़ नहीं है। मतलब वो देना चाहे तो दे सकती है, बट ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पेज नंबर 1 के अंदर ये सारे के सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये हमारे शहीद भगत सिंह है। और बेसिकली ये क्या है कि दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल है ना, तो केजरीवाल जी ने क्या बोला है कि जैसे आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है, इसको यही नहीं पता कि हमारे पास जो हमारी फ्रीडम है, हमने कितनी मुश्किल से अपनी फ्रीडम पाई है। क्योंकि देखो पुराना यूथ जो है ना, जिनकी पैदाइश 1990 से पहले हुई है, उनको फिर भी पता है, उनको फील आती है कि हाँ फ्रीडम हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी, कौन कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। बट आजकल का यूथ पूरा मोबाइल पर डिपेंड हो गया, उसको फील ही नहीं आता कि फ्रीडम नाम की क्या चीज़ होती है। इस बात को दोबारा से जगाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या किया है, एक देशभक्ति बजट स्कीम चलाई है। उस देशभक्ति बजट स्कीम के अंदर क्या चलाई है कि दिल्ली के स्कूल के अंदर एक नया सिलेबस, एक नई बुक लॉन्च की गई है, जिसके तहत वो जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जब बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और बेसिकली वो उनके सिलेबस का पार्ट होगा और एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली पढ़वाने का मतलब ये है कि लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले कि हमारे देश ने कितनी प्रॉब्लम सहकर ये फ्रीडम पाई है। और 75वां गणतंत्र जो स्वतंत्रता दिवस है वो अभी 2021 में मनाया गया है। तो वही यहाँ पर लिखा है, नाउ एवरी चाइल्ड विल लर्न पेट्रोटिज्म, नाउ एवरी चाइल्ड विल बिकम अ ट्रू पेट्रोटिक। जब बच्चों को पता चलेगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने कितनी जान पे कुर्बानियाँ दे दे के इस आज़ादी को जीता है, तो उनके अंदर भी पेट्रोटिक फीलिंग आएगी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बच्चों की मानसिकता में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से केजरीवाल की बहुत ही अच्छी पहल है। इसी तरह से अगर हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसा करिकुलम लाया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर का जो आत्मविश्वास है, देश के लिए जो प्यार है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक चीज़ है जो मैं कवर करना चाहूँगा, नो डाउट ये लोकल लेवल की न्यूज़ है, बट क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, तो इसलिए मैं इसको कवर करूँगा। यहाँ पर बात चली केजरीवाल लॉन्च टूरिज़्म ऐप। अब यहाँ पर जो सीएम केजरीवाल है, इन्होंने एक टूरिज़्म ऐप को लॉन्च किया है। अब बेसिकली ये ऐप क्या करता है कि जैसे मान लो कोई टूरिस्ट आया, चाहे वो बाहर से आया हो या इंडिया के किसी दूसरे रीजन से आया हो, अगर वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। अब वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक एंटरटेनमेंट की, फूड की, हॉस्पिटलिटी की,
जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल करवा दी जाती है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया का मोटिव हम लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को डिजिटलाइज करना है, वहाँ पर एक छोटी सी पहल जो है वो यहाँ पर की गई है चीज़ों को डिजिटलाइज करने की। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बेसिकली मुझे ये आर्टिकल कवर कराने का मेन मोटिव ये था कि आपको ये पता चले कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन के ऊपर कितना ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। अब बेसिकली इस ऐप का फ़ायदा क्या है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इस पेज पर और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, अब मुझे लगता है आर्टिकल्स एडिटोरियल सेक्शन पर आना पड़ेगा। अच्छा, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर देखो वर्ड एंड डीड। अभी वर्ड एंड डीड क्या है दोस्तों, ये वाला आर्टिकल जो है हमारा, ये मैंने ऑलरेडी एक बार कवर किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको कहाँ कवर किया था, इसको मैंने कवर किया था अपने पास जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच बोली थी, याद है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में। तो वहाँ पर मैंने इसको कवर किया था, बाकायदा मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर पूरा कवर करता हूँ। चलो पहले थोड़ा सा हम बेस जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा ना तब तक चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। चलो बेस मैं यहाँ से बताता हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, इवन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया था, अलग अलग कंट्रियों ने अपने ग्रुप बनाए थे और एक इतना बड़ा ग्रुप बनाया था जिसमें 195 कंट्रीज़ में से 193 कंट्रीज़ उसकी क्या थी, मेंबर थी। और इस ग्रुप का नाम है यूनाइटेड नेशंस। क्या है इस ग्रुप का नाम, यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस की जो ग्रुप है इसके अंदर क्या किया, सब ग्रुप बनाए गए जो बेसिकली अपना एक छोटा छोटा काम करेंगे, मतलब अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, जिसके 6 ऑर्गन होते हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आप जो पहला ऑर्गन देख रहे हो ना, ये जनरल असेंबली, तो बेसिकली क्या है कि 193 कंट्रीज जो इसके मेंबर है उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि भविष्य में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज़ हैं, उसको लेकर यहाँ डिस्कशन किया जाता है। और इसी को बोलते हैं UNGA। क्या बोलते हैं, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, आप देख सकते हैं ये असेंबली इतनी बड़ी होती है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सैटरडे को ही हमारे यहाँ पर क्या दी, उन्होंने स्पीच, आई थिंक 24 सितंबर 2021 था, वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच के अंदर इन्होंने कई सारे डिस्कशन किए, कई सारे मुद्दे उठाए। चलो मैं आपको बता दूँ वो कौन कौन से मुद्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर सबसे पहली बात तो ये बोली कि अगर हम बात करें जो इंडिया है, वो इंडिया जो है, अगर इंडिया में उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है उसमें हर छठा व्यक्ति क्या है, इंडियन है। तो अगर इंडियन ग्रो अप करेंगे तो याद रखना, अगर इंडिया ग्रो करेगा तो वर्ल्ड भी ग्रो करेगी। उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न जताया कि इंडिया की ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी आप देश की ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हो। और अगर इंडिया रिफॉर्म करेगी तो देश भी रिफॉर्म करेगा। उन्होंने इस पर बहुत बड़ा फोकस किया। फिर उन्होंने कहा लास्ट 7 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर कई सारी डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशंस हुई, कई सारे हमने लोगों को घर प्रोवाइड किया, हमने बैंकिंग सुविधाएँ प्रोवाइड कराई। ये सब चीज़ों पर उन्होंने डिस्कशन वहाँ पर किया और उन्होंने बेसिकली बिना नाम लिए पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर बात की। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। चलो इस पर ना मैं आपको फ़ोटो से पूरी बात समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कोविड-19 के पेंडेमिक में जो जो लोग शहीद हुए उनकी बात यहाँ पर बोली। फिर उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी की माँ है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वो भारत है। फिर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए बोला कि उन्होंने कहा था कि अगर ह्यूमनिज़्म पर हम बात करें तो हर एक इंसान के अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करे, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। चौथा उन्होंने बोला कि लास्ट 7 सालों के अंदर हमने बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी बैंकिंग चैनल से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। फिर उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर की बात की कि किस तरह से भारत में सभी लोगों का इंश्योरेंस यहाँ पर कराया गया। मेडिकल फैसिलिटी की बात की, होम प्रोजेक्ट की बात की, जो होमलेस जिनके पास घर नहीं है उनको घर की सुविधाएँ प्रोवाइड कराएगी। फ्रेश वाटर को लेकर बात की, क्योंकि जो अंडर डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन है उनके यहाँ पर अभी फ्रेश वाटर को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे गाँव हैं जिनको पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया गया और उनको फ्रेश वाटर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। उन्होंने बात की कि डिजिटलाइज वे में उन्होंने जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको डिजिटल वे में उनको का ये बताया कि ऑनरशिप टाइटल कैसे दिया जाए। उनको ऑनरशिप टाइटल दिया जिससे कि कल को वो बैंक से लोन लेने जाए तो कोलेट्रल में जब वो अपनी गिरवी करें कागज़ तो उनको लोन आसानी से मिल पाए। उन्होंने यूपीआई की बात की कि 350 करोड़ की ट्रांजैक्शन एक महीने में हमारे यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट जो यूपीआई है उससे यहाँ पर की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे कोवैक्सीन है, आरोग्य सेतु है, इस तरह से उन्होंने डिजिटल ऐप के थ्रू उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को कंट्रोल और मॉनिटरिंग की। इसका उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो डीएनए वैक्सीन है वो उन्होंने बनाई जिसका नाम है जाइडस कैडिला।
जो कि 12 से 18 साल के बच्चों को यहाँ पर लगाई जाएगी। फिर उन्होंने कहा जो एक्सपोर्ट है, हम वैक्सीन का एक्सपोर्ट अपना रिज्यूम करेंगे अक्टूबर महीने में, और हम वर्ल्ड में जो पुअर नेशन है या जो लोअर इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज़ है उनको हम क्या करेंगे, अपने पास वैक्सीनेशन के थ्रू उनको वैक्सीन भेजेंगे। उन्होंने वैक्सीन मेक इन इंडिया प्लान को प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है तो वो भारत में आए, भारत उनको जो है पूरी मदद करेगा वैक्सीन को बनाने में। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया कि किस तरह से इस कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर हम भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा क्लाइमेट एक्शन की बात की, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात की, उन्होंने कहा 75 सैटेलाइट 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च करके 75 सैटेलाइट किए हैं और उनको हम ऊपर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात की यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने टूरिस्ट की बात की, टेररिज्म की बात की। अच्छा, टेररिज्म में उन्होंने अफगानिस्तान को काउंटर किया। अच्छा, अफगानिस्तान का तो आपको पता ही होगा सीन क्या चल रहा है आजकल, जो हमारे यहाँ पर जो इजराइल है, सॉरी इजराइल नहीं बल्कि जो हमारे यहाँ पर तालिबानी ग्रुप है, उन्होंने किस तरह से कैप्चर किया, इंडो पैसिफिक रीजन पर बात की। तो ये सारे जो मुद्दे थे वो यहाँ पर उठाए। तो ये जो हमारा आर्टिकल है इसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं उन्होंने इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन कब बना था ये आप मुझे डेट बता सकते हो? एक बार मुझे आप डेट बताना है, पूरी फुल फ्लैश डेट बताना है कि वो कब बना था, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरियल आता है, द क्वाड कुड एंड अप रनिंग आउट ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, ये क्वाड ग्रुप को लेकर बात बोली है। आप जानते हो जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर चाइना अपनी डोमिनेंसी पोजीशन को दिखाता रहता है। वो कहता है ये जो पूरा सी का रीजन है ये हमारा रीजन है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या था कि हमने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप का नाम है क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप में बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं, जैसे आपका इंडिया होगा, यूएसए हो गया, जापान हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ये 4 कंट्रियों ने मिलकर अपने एक अलायंस, एक ग्रुप बनाया था, उसको बोलते हैं क्वाड ग्रुप। अब क्वाड ग्रुप क्यों बनाया गया था कि जो चाइना अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे, इसकी डोमिनेंसी को रोका जा सके। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली हाल ही के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर एक और नया ग्रुप बन गया जिसका नाम है ऑकस ग्रुप, AUKUS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 3 कंट्रियों ने मिलकर यहाँ पर किया गया एक ऑकस ग्रुप बनाया। तो नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पर आर्टिकल जो कवर किया गया है वो उन्होंने क्या बोला कि किस तरह से जो ऑकस ग्रुप है और किस तरह से जो क्वाड ग्रुप है वो बिल्कुल सिमिलर है और किस तरह से वो दोनों एक दूसरे ग्रुप से अलग है। तो देखो, जब से क्वाड ग्रुप बना था तो पता है क्वाड ग्रुप में दिक्कत क्या हो रही थी, यहाँ पर मीटिंग्स होती थी बट उन मीटिंग का कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं निकलता था कि ठोस कंक्लूजन निकले और हम उस पर कोई कागजी कार्रवाई कर पाए। यहाँ सिर्फ डिसीजन होते थे, यहाँ पर डिस्कशन होता था, डिसीजन नहीं लिए जाते थे। तो इसको काउंटर करने के लिए ऑगस ग्रुप बनाया। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब से ऑगस ग्रुप बनाए तब से क्वाड ग्रुप की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। ये कह लो ये सिर्फ पेपरों पर रहकर रह गया, लेकिन रियलिटी में इसका अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। और उसमें ऑगस ग्रुप के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया को लेकर भी एक कंसर्न बताया जाए कि कैसे क्वाड ग्रुप में पहले इंडिया मेंबर थे और ऑगस ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया मेंबर बन गया, लेकिन इंडिया मेंबर नहीं बन पाया। इवन यूके और यूएसए ने तो ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन भी प्रोवाइड करा दी, न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि पानी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं थी। अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जैसे यूएस, जापान, फ्रांस और इंडिया, ये टेक्नोलॉजी इनके पास थी, अब ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गई। तो यहाँ पर काउंटर करते हुए यही बात बोली कि जो ऑगस ग्रुप है कहीं ना कहीं इसने क्वाड ग्रुप को डिफीट कर दिया है और अब कुछ टाइम के बाद ये क्वाड ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और ऑगस ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रचलन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आर्टिकल बहुत लंबा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज हम डेली बेसिस पर कोई ना कोई एडिटोरियल या आर्टिकल इस पर आता है, हम डेली डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल है ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल ये आता है मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटी। अभी मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बात ये बोली गई है, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले कॉलेजेस की रैंकिंग हुई थी। जैसे मेडिकल कॉलेज को अलग तरीके से रैंक किया गया था, जो हमारे डॉक्टरी वाले कॉलेज हैं, लॉ वाले कॉलेज हैं, इनको अलग अलग तरीके से रैंक दी गई थी। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर हैं हुसैन आसिम खान, इन्होंने बोला कि इसके अंदर ना रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती है, मतलब जो रैंकिंग हुई है वो सही तरीके से नहीं है। तो चलो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो रैंकिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है और कौन कौन से पैरामीटर्स पर दी जाती है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। आज है 28 सितंबर और मुझे आपको कराना है रैंकिंग के बारे में, NIRF रैंकिंग 2021। ये आपका GS पेपर नंबर 2 एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये 3 टॉपिक है जिनके अंदर ये टॉपिक आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो रिलीज़ करती है इंडिया के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी रैंकिंग। याद रखना, ये विदेशी इंस्टीट्यूट को कवर नहीं करते, ये सिर्फ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग निकाली गई थी वो निकाली गई थी NIRF के द्वारा। मैं रिपीट कर दूँ, ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाली गई थी? NIRF के द्वारा, यानी नेशनल इंटरनेशनल
रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, और इनका जो 6th एडिशन है वो 2021 के लिए था। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जो NIRF है बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया था सितंबर 2015 में। ये क्या करती है, ये अलग जो कंट्री जैसे हमारे इंडिया है, तो इंडिया में जो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनकी रैंकिंग को निकालने का काम करती है। जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट होता है ना, तो उनकी रैंकिंग का ये काम यहाँ पर करती है, ठीक है। रैंक देती है, मेडिकल कॉलेज को अलग टाइप से रैंक देगी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज को रैंक देगी, मतलब हर जो इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं उनको क्या करती है, रैंकिंग देने का काम करती है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें जो रैंकिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती है, ग्रेजुएशन आउटकम्स होते हैं, और इंक्लूसिविटी और पीर प्रिपरेशन, इन चीज़ों पर बेसिकली ये क्या करती है, रैंकिंग देती है। इसके अंदर क्या किया गया, उन्होंने 11 कैटेगरीज बनाई, जिन 11 कैटेगरीज में क्या थे, यूनिवर्सिटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, मैनेजमेंट कॉलेज हो गए, फार्मेसी कॉलेज हो गए, लॉ कॉलेज, आर्किटेक्ट, डेंटल और रिसर्च, ये अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं। इनके अलग अलग क्या निकाली थी, रैंकिंग निकाली थी। तो यहाँ पर बात ये हुई थी कि जो NIRF है वो पिछले 6 सालों से रैंकिंग निकालता आ रहा है, और ये रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। अराउंड 6000 इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर हम 2021 की रैंकिंग की बात करें तो IIT मद्रास को जो है फर्स्ट रैंक के अंदर डाला गया, और अगर हम बात करें रिसर्च इंस्टीट्यूशन में तो IIC बेंगलुरु को इसमें दिया गया। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो मिरिंडा कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेडी श्री राम, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो IIT मद्रास को फर्स्ट रैंकिंग मिली। मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद को फर्स्ट रैंकिंग मिली। मेडिकल की बात करें तो एम्स को जो न्यू दिल्ली में उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली। फार्मेसी की बात करें तो जामिया को मिली। आर्किटेक्ट की बात करें तो IIT रुड़की को मिली। लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को मिली। डेंटल की बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस को फर्स्ट रैंकिंग मिली। तो ये जो NIRC है इन्होंने क्या किया, रैंकिंग निकाली है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर है उनका ये कहना है कि रैंकिंग के लिए जो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं वो पैरामीटर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पता है क्या होता है, बेसिकली जब हम रैंकिंग देते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक कॉलेज के अंदर कितने जगहों से यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। जैसे मान लो कोई एक कॉलेज है लाइक दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। अगर हम उसके अंदर देखें कि कौन कौन सी वैरायटी के बच्चे पाए जाते हैं, तो हमने देखा अराउंड 76% यूपी के बच्चे आते हैं और बाकी जो होते हैं वो दिल्ली के ही बच्चे होते हैं। तो क्या यहाँ पर रीजनल वैराइटीज़ पाएगी? नहीं पाएगी। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा जो आप रैंकिंग देते हो उसके अंदर आप वैराइटीज़ को क्यों नहीं इंक्लूड करते हो, ये भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रैंकिंग और ज़्यादा जो है अच्छी निकल के आ सकती है। तो हमारे ऑथर का बेसिकली बस इतना कहना है कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, जो कि अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अब देखो जो भी हमारे एडिटोरियल होते हैं ना, इन पर आपको ब्लाइंडली फेथ कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वन साइडेड होते हैं। ये एक ऑथर का अपना एक ओपिनियन होता है, बस आप इसको इसलिए पढ़ा करो, हो सकता है उस ओपिनियन से आपको एक नया पॉइंट सीखने को मिल जाए जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सको, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है PM कुसुम को लेकर। अब ये PM कुसुम क्या है बेसिकली दोस्तों, पहले ना आपको आर्टिकल से पहले ये जानना जरूरी है कि ये PM कुसुम क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैंने बकायदा नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। PM कुसुम ये GS पेपर नंबर 3 एक टॉपिक आता है, उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन और क्रॉपिंग पैटर्न। अब बेसिकली क्या है ये PM कुसुम, देखो आपको ना पहले मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज अच्छी बन जाएगी। चलो पहले मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। PM कुसुम, एक मिनट दोस्तों, ये देखें ये PM कुसुम में आप एक चीज़ नोटिस करे हो, इस वाली फोटोग्राफ में देखना कि खेत के बीच में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और इस ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है दोनों साइड से, और ट्यूबवेल के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। आई होप आप टारगेट पॉइंट आउट कर चुके हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बात ये हो रही है कि जैसे जब हम किसान भाई हमारे यहाँ पर सिंचाई वगैरह करते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल का जो जनरेटर है या जो ट्यूबवेल चलाया जाता है, ठीक है, इसको क्या चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है ताकि इसे चलाया जा सके, तो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है। अब आप ये बताओ क्या पावर ग्रिड जो होते हैं क्या वो खेतों के ऊपर से निकलते हैं? तो आंसर इज नो। तो क्या खेतों में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? तो आंसर इज नो। तो ये ट्यूबवेल कैसे चलेंगे? तो कहा ये जा रहा है कि देखो आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करोगे, तार लाइन बिछाओगे, इससे बेहतर ये है कि आप इसको सोलर पैनल पे चलाओ। देखो खुला फील्ड है वहाँ तो अच्छे से सनलाइट मिलती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्यूबवेल जो खेतों में चलाए जाते हैं, इनको ना ट्यूबवेल को चलाने के लिए आप क्या करो, डिपेंड इलेक्ट्रिसिटी पर मत हो, आप सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो। देखो पहली बात तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, और दूसरा आपको कोई तार वार नहीं बिछाने की जरूरत है। हाँ ये बात अलग है कि आपको कुछ पैसा पहली बार सेटअप में लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा। और इस टारगेट को हम चाहते हैं पूरी इंडिया के अंदर फैलाना, और इसी उम्मीद से हमने इसको एक नाम दिया है PM कुसुम। क्या नाम दिया है? PM कुसुम, कि हम जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रिजर्व करें और हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए और हम सोलर पैनल पर डिपेंड हो जाए। और इसी टारगेट का नाम क्या है? PM कुसुम। चलो मैं अब आपको
आर्टिकल बताता हूँ। अब ये जो पीएम कुसुम है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, ये एक टाइप का ग्रिड सोलर पंप है जो कि रूरल एरियाज़ में लाया है, जिससे कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है इसने इसको लॉन्च किया था 2019 के अंदर, इसको अप्रूवल दी थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया जा रहा है, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसमें वैसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वाटर की स्कैरिसिटी है और जो इलेक्ट्रिक की स्कैरिसिटी है गाँव के अंदर, उसको दूर यहाँ से किया जाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट जो 2021-22 का था उस स्कीम में इसमें 20 लाख फार्मर्स को इसके अंदर क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। और कहा गया था कि हम चाहते हैं कि जो हर गांव के अंदर जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है उन गांव के अंदर हम सोलर पंप को इंस्टॉल करवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सोलर पंप उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अराउंड 20 लाख फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इवन लगभग 15 लाख फार्मर अगर इस सिस्टम के अंदर आएंगे तो उनकी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और आप जानते हो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड ना रखे। अब सूरज की रोशनी तो पूरे साल रहती है ना, अगर किसी महीने सूरज की रोशनी नहीं भी होती बरसात के महीने में, तो वो इतनी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है कि आपका जनरेटर आराम से वो चला सकता है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और आप समझ गए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बेनिफिट वगैरह क्या होते हैं ये आप अपने लेवल पर पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात की गई। ये जो हमारा आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल यही बोलता है कि इस स्कीम को बहुत ज़्यादा भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि अपने यहाँ पर जो पानी का जो सिंचाई का सिस्टम होता है उसके लिए बिजली पर डिपेंड है। तो कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम उनकी डिपेंडेंसी को बिजली से हटा के कहाँ मूव ऑन कर देंगे, सोलर एनर्जी पे। दोस्तों याद रखना, इसके लिए सबसे मेन पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किस तरह से भारत हमारा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए ये आर्टिकल था। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि फार्मर जो है वो किस तरह से अपने यहाँ पर ब्लॉकेट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है, गुलाब लीव ट्रायल ऑन डिस्ट्रक्शन इन नॉर्थ आंध्र प्रदेश। अभी आपको पता होगा कि मैंने आपको 2 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कोस्टल इलाका है उड़ीसा का, वहाँ पर एक टाइकून आने वाला था, मतलब एक हवा का झोंका आने वाला था जिसको एक गुलाब का नाम दिया गया था। अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये बताओ किस कंट्री ने इस गुलाब के नाम को रखा है, ठीक है। इस टाइकून का नाम जो गुलाब रखा गया है वो किस कंट्री ने रखा है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब देखो बात ये चल रही है कि जो उड़ीसा है यहाँ पे जो हवा की जो तेज़ लहरें हैं उसने क्या किया है कि जो पूरा साइक्लोन है, जो साइक्लोन था, इस साइक्लोन गुलाब साइक्लोन ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया उड़ीसा के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वुमेन की जान भी चली गई। बेसिकली वो जान इसलिए कि क्योंकि वो दीवार थी, दीवार के पास वो बैठी हुई थी और वो दीवार सडनली गिर जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। यानी जान माल की अगर हम जान की बात करें तो एक पर्सन की उसमें जान गई है। और अगर माल यानी पैसों की बात करें तो पैसों में बहुत ज़्यादा, मतलब इकॉनमी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। देखो जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आपका आसाम हो गया, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा इस टाइप के टाइकून देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल बस ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर जो संडे की इवनिंग थी उसके अंदर इतना तगड़ा टाइकून आया कि जो खेती बाड़ी है वो भी ख़राब हो गई, जो फसलें थी वो भी डूब गई, सारी ख़राब हो गई, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी हद तक इसको नुकसान देखने के लिए यहाँ पर मिला है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी अभी ऐसा कुछ नहीं है जो न्यूज़ मुझे कवर करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आता है दैट इज़ DRDO टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आकाश मिसाइल को लेकर बात की जा रही है। चलो मैं आकाश मिसाइल के बारे में बाद में बात करूँ, पहले मैं आपसे DRDO के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों याद कर लो, DRDO को जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो इस पर मैंने कुछ आर्टिकल नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये रही हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये देखिए। अच्छा ये जो आर्टिकल है ये आपका GS पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक पॉइंट आता है अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये कुछ पॉइंट है जिनके लिए आप इस आंसर को कोट कर सकते हो। देखो DRDO का जो बेसिकली मतलब है वो क्या है कि ये क्या करता है, ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इस्टेब्लिश करता है। ये क्या करता है, देखो DRDO का मेन काम क्या होता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपने यहाँ पर नई नई चीज़ों को बनाता है। बेसिकली वो मिसाइल्स को बनाता है, वेपन्स बनाता है, ये सारा इसका काम है, ठीक है। और जो DRDO इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 के अंदर, ताकि हम अपनी जो आर्मी है और जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसके अंदर एक क्रांति लेकर आ सकें। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, वो देखो
मज़ेदार चीज़ है इसका, पहली बात तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसको मेनली किसने बनाया था जानते हो? एपीजे अब्दुल कलाम ने। मैं आपको बताता हूँ, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने पास कई सारे अग्नि मिसाइल वगैरह बनाई थी। अब जो भी इन्होंने मिसाइल बनाया, और जो भारत का पहला न्यूक्लियर बम है ना, जो बनाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया था। मतलब उनकी सेटअप उनकी टीम ने ही बनाया था। मेन उनका काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था। जब उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया तब इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया था। यहाँ से इनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो इन्होंने क्या कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम का एक विज़न था। वो विज़न ये था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए रहे, ताकि हमें फ्रांस और रशिया से वेपन्स खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने अच्छे वेपन्स कभी नहीं देता, आउटडेटेड वेपन्स देता है, उसके लिए हमारी फॉरेन करेंसी और चली जाती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमें खुद इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तब ये डीआरडीओ को गठन यहाँ पर किया गया था, और उन्होंने लगभग मार्च 1983 से लेकर 2012 तक इस पर काम किया, और उन्होंने 5 मिसाइलें बनाई। और उन 5 मिसाइलों को नाम याद करने की ट्रिक है पटना, PATNA, पी फॉर पृथ्वी मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यू शेप में जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। फिर A4 होते हैं अग्नि मिसाइल। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5 करते हुए 5 मिसाइलें बनाई है। एक त्रिशूल मिसाइल है, एक आपका नाग मिसाइल है, और एक आपका आकाश मिसाइल है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा आकाश मिसाइल को लेकर है। ये है ना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो कोई भी आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। अब देखो मैं सीधा आकाश मिसाइल का पढ़ा था, तो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो मैंने पहले क्या किया, आपको डीआरडीओ के बारे में बताया, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम की क्या पोस्ट है उनके बारे में बताया, और इसके बाद हमने ये देखा कि वो कौन सी 5 मिसाइल है जो कि इंडिया ने बनाई, दैट इज पटना, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो हमारा जो आर्टिकल है वो किस पर है? आकाश पर है। चलो आकाश को लेकर मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ। ये जो आकाश मिसाइल है, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, 3 आकाश मिसाइल है। बेसिकली आपके जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आकाश मिसाइल क्या है? ये हमारी पहली ऐसी मिसाइल है जो कि मीडियम रेंज सरफेस के लिए बनाएगी। मतलब ये सरफेस टू सरफेस, मतलब लैंड पर ही ये क्या करेगी, क्रैश करेगी। और इसका टारगेट इतना ज़्यादा सटीक होता है कि आप इसको क्या करो, उसको कोडिंग दे दो। कोडिंग का मतलब होता है इसको टारगेट दे दो, ये अपने टारगेट तक बिल्कुल पहुँच के दिखाता है। अभी तक हमारी जो मिसाइल्स हैं उसमें एक्यूरेसी लेवल अगर हम देखें आकाश का, तो लगभग 90% की एक्यूरेसी लेवल है, कि अगर आपने कोई टारगेट इस पर सेट कर दिया तो 90% चांस है ये अपने उस टारगेट को मार कर ही आएगा। 10% हो सकता है ऊंच नीच कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट अभी भी इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये जो मिसाइल है अपने टारगेट, जो इसकी स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 2.5 गुना, मतलब 2.5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है अगर हम इसको देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल है, और इंडिया ने अपने पास, जो डीआरडीओ ने अपने पास आकाश, अब ये आर्टिकल पता है क्या कहता था? आर्टिकल ये कह रहा है कि कल की डेट में आकाश मिसाइल का जो हमारा उड़ीसा है वहाँ पर इसका पहला टेस्ट किया गया। मंडे को इसका पहला टेस्ट किया गया, और जो कि टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। देखो अब इस आर्टिकल क्या बोल रहा था, मेरी बात को सुनना ध्यान से। आर्टिकल बोल रहा था कि हमने आकाश मिसाइल को उड़ीसा के अंदर पहला टेस्ट किया, और जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और हमने इसके साथ साथ क्या पढ़ लिया एग्जाम के हिसाब से, कि डीआरडीओ क्या है, इसको कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और डीआरडीओ ने उसके जो मेन संस्थापक जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने पटना 5 मिसाइलें बनाई थी। और हमने ये भी पढ़ लिया कि इस आर्टिकल में क्या था। इसीलिए हमेशा जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आप आर्टिकल भी पढ़ लो और साथ ही साथ जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें उनको भी पढ़ लो, ठीक है। यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। बाकी नोट्स वगैरह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर और आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था पीएम जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, और बेसिकली वो ऐप क्या है, हेल्थ केयर ऐप है। जैसे मैंने अभी पीछे नहीं बताया था कि जितने भी इंडिया के सिटीज़न हैं उनको एक आधार कार्ड नंबर की तरह एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पर अगर हम डिटेल जानना चाहेंगे किसी भी इंसान का बैकग्राउंड, की उसने अभी तक कितनी बार ट्रीटमेंट कराया, वो सारा बैकग्राउंड उस पर अवेलेबल हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विस में एक अच्छी सफिशिएंसी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो बेसिकली छोटा सा आर्टिकल था, मैं इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। और बेसिकली इस कैंपेन को नाम दिया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। याद कर लो कि जो ये मिशन था उसका नाम क्या था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है, गवर्नमेंट नोटिफाई कोविड कंपनसेशन। देखो एक चीज़ याद करना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक आर्टिकल में कवर किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये क्या करेगी कि जितने भी कोविड पैंडेमिक जो लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है उनको 50,000 पर हेड के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, कंपनसेशन। लोगों ने कहा कि 50,000 रुपये उससे क्या होगा, 50,000 रुपये क्या हमारे जान की कीमत है, ये है वो है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काउंटर करते हुए बोला कि देखो जो हम आपको एड प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपके भारत के संवैधानिक पद पर हम नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई भारत का संविधान नहीं बोलता कि गवर्नमेंट पैसा देगी, ये है हम आपको एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं।
एक्स ग्रेशिया, देखो ये वर्ड लिखा हुआ ना आर्टिकल पे एक्स ग्रेशिया, तो एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, ऐसा गवर्नमेंट के कोई ऊपर कोई कंपलसरी लॉ नहीं है कि वो देगी ही देगी, बट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से आपको दे रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनसेशन गवर्नमेंट जो दे रही है वो कितना दे रही है, 50,000 पर हेड के हिसाब से दे रही है, ठीक है, जो आने वाले टाइम के अंदर उनके अकाउंट में पहुँच जाएगा। और अराउंड ऐसे क्या है, लगभग 4,40,000 लोग हैं जो कि पैंडेमिक सिचुएशन में जिनकी डेथ हुई है, और उनको 50,000 रुपये का यहाँ पर मुआवजा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें बोली गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ये कोई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो हमारे जयशंकर सर हैं ये मैक्सिको गए हुए हैं। अब जयशंकर सर कौन है आपको मैं बता दूं, ये जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ये उनके हेड हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बिल्कुल हेड पर्सन है, यानी एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे देश के। तो जो जयशंकराचार्य हैं ये अभी क्या गए, मैक्सिको गए हुए हैं। अब आप कहोगे सर मैक्सिको तो ये वही है ना जो नाफ्टा वाली कंट्रीज़ थी, हाँ बिल्कुल सही कहा, नाफ्टा में याद है वो 3 कंट्रीज़ होती थी, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, तो ये तीनों नेबरिंग कंट्री हैं आपस में। तो मैक्सिको का जो है कल 200 इंडिपेंडेंस डे था, यानी आज से 200 साल पहले इसको आज़ादी मिली थी। तो उसके अब कभी भी किसी का इंडिपेंडेंस डे होता तो नहीं होता चीफ गेस्ट जैसे बुला लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जयशंकराचार्य को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और ये वहाँ पर गए हैं। दोस्तों याद रखना, जब भी कोई बंदा चीफ गेस्ट के रूप में बुलाता है इट मीन्स उस कंट्री के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और मैक्सिको से हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है वो हम कई चीज़ों पर डेयरी प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है मैक्सिको को लेकर, ठीक है। तो मैक्सिको आप समझ गए, तो मैक्सिको को 200 साल पहले आज़ादी मिली थी और यहाँ पर हमारे जयशंकराचार्य एज अ चीफ गेस्ट बनकर वहाँ पर गए हुए हैं, ठीक है। और ये 3 दिन के विजिट पर गए हुए हैं। तो 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि वो तीनों दिन वहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, एक दिन इंडिपेंडेंस डे और 2 दिन वहाँ पर डीलिंग की जाएगी कि किस तरह से भारत और मैक्सिको के रिलेशंस को यहाँ पर बिल्डअप किया जाए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं, ये आ गया हमारा बिजनेस सेक्शन। अच्छा, बिजनेस सेक्शन के अंदर आइकरा क्या बोला गया कि आइकरा ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रोथ को एस्टिमेट किया 9%। ना द पॉइंट इज़ कि आइकरा क्या है, पहली बात तो ये बताओ। देखो अगर मैं आइकरा की बात करूँ तो बेसिकली आइकरा क्या है, ये एक ऐसी रेटिंग एजेंसीज है जो इंडिया की रेटिंग करते हैं। और इंडिया की जो जैसे क्या होता है ना, कंट्रियों की रेटिंग की जाती है। लेट्स सपोज कि अभी यूएसए से हम कहते हैं कि यूएसए से कि हमें ना लोन दे दो, तो यूएसए लोन पता है कैसे देगा, वो जो रेटिंग एजेंसीज हैं आइकरा, ये उससे पूछेगा कि बताओ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। मतलब रैंकिंग का मतलब ये कि अगर हम इंडिया को लोन देते हैं, क्या इंडिया में टाइम से पहले लोन दे पाई का प्रिंसिपल अमाउंट दे पाएगी। तो ये लोग रैंकिंग करते हैं हर कंट्रीज़ की। पाकिस्तान की तो रैंकिंग ब्लैक लिस्ट में चलेगी, मतलब पाकिस्तान को लोन देना मतलब पैसा डुबा देना है। इंडिया की रैंकिंग काफ़ी हद तक पहले से सुधर गई, इसमें रैंकिंग AAA, BBB, CCC इस तरीके से यहाँ पर दी जाती है। तो आइकरा एक रैंकिंग एजेंसी है। अभी आइकरा ने कुछ टाइम पहले क्या बोला था कि जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 8.5% होगा, लेकिन अब इन्होंने दोबारा प्रोजेक्शन किया और आप बताया कि ग्रोथ रेट 9% होगा, यानी इन्होंने अपनी जो रैंकिंग है वो इंडिया को लेकर यहाँ पर बढ़ा दिया। बस ये छोटा सा आर्टिकल था, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, सेंट्रल टू एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टिल मार्च 2022। दोस्तों मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स सीजीए पर मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कमेंट में कि सर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने बताया था ये 2015 से 20 तक बनी, ये 2021 से 25 के लिए क्यों नहीं बनी है और क्या बनेगी नहीं। चलो मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल बनाया और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखना। एक मिनट, ये रहा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपका जीएस पेपर नंबर 3 इंडियन इकॉनमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि हर इकॉनमी चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, एक तो व्यापार बढ़ता है, नंबर 2 इससे जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया के अंदर आती है। अब इसको लेकर क्या है कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। देखो अगर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा काम सही तरीके से नहीं होगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, इसको बोलते हैं FTP। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन पंचवर्षीय योजना के दौरान हर 5 साल पर बनाए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 से 2020 तक की लिए थी, लेकिन आप जानते हैं कि अभी बीच में हमारे यहाँ पर क्या होता, पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, तो FTP हम बना नहीं पाए। तो हमने कहा कि जो 2021 है वो भी 2020 के हिसाब से काम करेगा। अब देखो ये FTP क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। इसको सबसे पहले जो है FTDNR ने बनाया था, FTDNR जो कि 1992 के अंदर रहता है। अच्छा, FTDNR का मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, यानी आखिर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाती है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत यहाँ पर बनाई जाती है। ये क्या करती है, गाइडलाइंस बनाती है कि कल को फ्यूचर में जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा। और जो इसका हेड पर्सन होता है उसको बोलते हैं DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने जो ओवरसीज सेल है, अच्छा ओवरसीज का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब दूसरी कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो $900 बिलियन का करेंगे 19-20 के अंदर, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिया था, मी इज़ और शी इज़ वाला, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम, सर्विस
सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम, ये सारी स्कीम दिए गए और मेक इन इंडिया प्लान और डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। अब बेसिकली अभी आर्टिकल क्या बोलता है कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि हमने 2015 से 20 तक के लिए बनाई थी, बट क्योंकि कोरोना पैंडेमिक आ गया, इसकी वजह से हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन्होंने ये कहा था कि 30 सितंबर 2021 को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे जो कि 21-25 के लिए होगा। बट यहाँ पर 30 सितंबर देखो अभी आने वाली है, 2 दिन बचे, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला है कि अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि अभी हम बाकी कामकाज में बहुत बिजी हैं। तो अभी जो है हम अगली जो मीटिंग है वो 31 मार्च 2022 को रखेंगे। यानी कि अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 है, अभी हमारे इंडिया में 2 साल तक वही चलने वाली है। 31 मार्च 2022 को ये डिसाइड करेंगे कि आगे के जो 5 साल है उनके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होगी। तो सर एक बात बताओ, जो 2021 है, इवन दो 2022 भी आएगी, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो FTP 15-20 वाले होंगे। बिल्कुल सही कहा, वो 15-20 वाले ही होंगे, ठीक है। तो अगली मीटिंग कब होगी इनकी? 31 मार्च 2022 को होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई, ठीक है। ये पूरा जो पीयूष गोयल सर है इन्होंने यही बोला है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्या है, मेन हेड, ये मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बोली गई, यहाँ पर देखना एक आर्टिकल आया है बैंकिंग सेक्टर से। IFIN सेल 62 NPA वर्थ ₹4297 करोड़। दोस्तों अभी मैंने आपको NPA को लेकर पॉइंट बताया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। बेसिकली जो बैंक्स होती हैं जब भी किसी को लोन देती हैं, तो जब भी लोन देती हैं तो क्या होता है कि वो लोन अगर ड्यू डेट पर पेड नहीं होता है तो यहाँ पर वो लोन क्या बन जाता है, NPA बन जाता है। NPA को टैकल करने के लिए अभी इंडिया ने क्या किया था कि अपने पास कई एजेंसीज बनाई थी, ठीक है, जो क्या करेंगे, इनकी NPA को बाय कर लेंगे और बैंक को कुछ पैसा दे देंगे और बाद में ये रिकवरी प्लान के तहत उस कंपनी से पैसा या उस पर्सन से पैसा रिकवर करती रहेंगी, ठीक है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पता होगा ना, NMCA वगैरह होती हैं। तो अभी जो है IFIN ने अभी क्या किया है, ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस की क्या है, होली ऑन सब्सिडरी है। इन्होंने अभी इनके NPA थे 4290 करोड़, मतलब 4300 करोड़ समझ लो। 4300 करोड़ के इन्होंने NPA अभी रिसेंटली इन्होंने AMRC को क्या किए हैं, बेचे हैं। अब देखते हैं इसमें से कितना पैसा इनको रिकवर हो पाता है। आप देख सकते हैं एक कंपनी का NPA 4300 करोड़ का है। सोचो इतनी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने बड़े अमाउंट पे हमारे यहाँ पर NPA बना हुआ होगा। तो तभी तो मैं बोलता था कि NPA आज की डेट में देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ चुकी है। लोग लोन ले लेते हैं लेकिन लोन का पैसा ही नहीं दे पाते टाइम पे, जिसकी वजह से बैंक का NPA बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर BPCL ने क्या बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए 5 सालों के अंदर वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करें। अभी जो इनके चेयरपर्सन है, BPCL की फुल फॉर्म होती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने प्लान किया है कि अगले 5 सालों के अंदर ये 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करेंगे। अल्टीमेटली इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को ये मिला कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एम्प्लॉयमेंट है जब वो बढ़ता है तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड सप्लाई का पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भारत में बहुत सारा रोजगार जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये हमारे बिजनेस सेक्शन से न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं कि हमारी निफ्टी के अंदर आज कौन कौन सी 50 कंपनियाँ। तो मैं आपको बता दूँ, अदानी पोर्ट, एक्सिस, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर्स, ग्रासमिन इंडिया, HCL, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW सीमेंट, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो $73 ₹73 का, यूरो ₹86 का, ब्रिटिश पाउंड ₹100 का, जापानीज येन 66, चाइनीज वन ₹11 का है। और यही 5 करेंसी $, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज वन, ये जो 5 करेंसीज होती है इनको बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसी। किसकी? स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी IMF जब भी लोन देती है तो वो SDR में देती है, और यही 5 करेंसी उसके अंदर होती है। इन्हीं 5 करेंसी को क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होता है। मैं आपको बता दूं, जो चाइनीज़ युआन है ये SDR के अंदर 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, वरना 2016 से पहले चाइनीज़ युआन उसके अंदर शामिल नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आज का न्यूज़पेपर आपको समझ आएगा। आज बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगता, हमारा मोटिवेशन यहाँ से बढ़ जाता है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।